नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एक टेस्ट टाइकर और टेस्ट टाइक पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के समय ज़रूरतों में रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा बिजली भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जुड़ गई है। बिजली के बिना हम आज के समय जीवन व्यापन करने का सोच भी नहीं सकते हैं। 5 मिनट के पावर कट ऑफ से हम इतने व्याकुल हो जाते हैं जैसे हमारी जिंदगी की गाड़ी ही रुक गई हो। और कुछ लोग तो फोन मिलाकर बिजली विभाग को खरी खोटी भी सुनाने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज के समय में जो स्विच जितनी दूरी पर हमें इतनी सुविधाएं देने वाली बिजली मिलती है, वो कैसे बनती है और हमारे घरों के स्विच बोर्ड तक कैसे आती है। तो बने रहे हमारे साथ आज की ये वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बिजली कैसे बनती है और हमारे घरों के स्विच बोर्ड जितनी दूरी तक कैसे आती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, बिजली बनाने के कई तरीके होते हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जिसमें पानी के द्वारा बिजली बनाई जाती है, सोलर एनर्जी पावर प्लांट जिसमें सूर्य के माध्यम से बिजली बनाई जाती है, विंड टरबाइन पावर प्लांट जिसमें हवा के द्वारा बिजली बनाई जाती है, और यहाँ तक डीजल के द्वारा भी जनरेटर से बिजली बनाई जाती है, जिसे आपने घरों और शादियों में देखा ही होगा। साथ ही कुछ और तरीके भी होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे थर्मल पावर प्लांट के बारे में। इस पावर प्लांट में कोयले को जलाकर स्टीम की मदद से बिजली बनाई जाती है, और ये प्लांट भारत में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला प्लांट है। हमारे भारतवर्ष में लगभग 221 थर्मल पावर प्लांट हैं, जिसमें कोयले को जलाकर स्टीम की मदद से बहुत बड़ी मात्रा में बिजली बनाई जाती है। और यही कारण है कि हमें पिछले कुछ दिनों में कोल क्राइसिस के बारे में खबरें सुनने और देखने को मिली। बिजली बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है पावर प्लांट की, जो एक बहुत बड़ी जगह में बनाया जाता है, जो कि लगभग 20 एकड़ से ज्यादा एरिया में बनाया जाता है। और यहाँ पर पानी की पूर्ति के लिए इसके आसपास कोई बांध या नदी बनाई जाती है, या फिर ये प्लांट नदी या बांध के आसपास बनाया जाता है, जिससे निरंतर पानी का प्रवाह मिलता रहे। और इसी जगह में आधी जगह कोयले की भी होती है, जहाँ पर कोयला लाया और स्टोर किया जाता है। और इस जगह में कम से कम 1.5 मिलियन टन कोयला स्टोर किया जाता है, और जो कि सिर्फ 40 दिन की बिजली को बनाने के लिए ही पर्याप्त होता है। लेकिन इन कोयलों को ऐसे ही कहीं नहीं रखा जाता। इस कोयले को कोल यार्ड में ही रखते हैं, और इनको एक व्यवस्थित तरीके से रखे जाने का काम कोल हैंडलिंग डिपार्टमेंट का होता है। सबसे पहले इन कोयलों को माइनिंग करके माल गाड़ियों में भरकर प्लांट तक लाया जाता है। उसके बाद एक एक करके माल गाड़ियों के डिब्बों को अलग किया जाता है। फिर इन्हें एक निर्धारित जगह पर कर एक मशीन के द्वारा इस माल गाड़ी के डिब्बों से पूरे कोयले को निकाल लिया जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जिससे कि वो कोयला नीचे कोल यार्ड में जा सके। फिर नीचे आकर इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेज दिया जाता है, जहां पर इन्हें एक व्यवस्थित तरह से रखा जाता है। लेकिन ये कोयले जहां पर रखे जाते हैं, तो ये अपने ऊपर धूल इकट्ठा कर लेते हैं, इसलिए जब हवा चलती है तो ये कोयले के छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में उड़ने लगते हैं, जिससे बचने के लिए इन पर समय समय पर पानी का छिड़काव किया जाता है। फिर जब ये सारे कोयले आगे के सफर के लिए तैयार हो जाते हैं, इसके बाद इन्हें फिर एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे क्रशर मशीन में भेजा जाता है। अब क्योंकि इन कोयलों का कोई आकार नहीं होता है, ये कोयले छोटे और बड़े होते हैं, और ये क्रशर मशीन इन कोयलों को छोटे छोटे टुकड़ों में एक समान कर देती है। फिर इसे कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे बाउल मिल में भेज दिया जाता है, जहां पर इन्हें परवलाइज्ड किया जाता है, यानी कि इन्हें पाउडर के रूप में बना दिया जाता है। और इन्हें इसलिए पाउडर के रूप में बदलते हैं ताकि इनका सरफेस एरिया बढ़ जाए, और साथ ही इनके अंदर की जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें निकाला जा सके। अब इस पाउडर को एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक बॉयलर में भेजा जाता है, जहां पर ये बहुत जल्द आग पकड़ लेते हैं। आग पकड़ने के बाद जो कोयले की भारी राख होती है वो नीचे रह जाती है, जिसे बॉटम ऐश कहते हैं, और जो हल्की राख होती है जिसे फ्लाई ऐश कहते हैं, वो धुएं के साथ ऊपर उड़ने लगती है, जिसे फिल्टर करके वातावरण में बड़ी बड़ी चिमनियों के द्वारा छोड़ दिया जाता है। और अब यहाँ से इन कोयलों का काम खत्म हो जाता है। अब इस बॉयलर में जो आग लगी होती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में ट्यूब्स को गर्म कर देती है, जिससे इन ट्यूब्स के अंदर जो पानी भरा होता है वो स्टीम यानी भाप में बदलने लगता है। और जब ये भाप एक्सट्रीम हीट हो जाती है, तो इन्हें इसी ट्यूब्स की हेल्प से आगे भेज दिया जाता है। और ट्यूब्स के टेम्परेचर को पहले से ही ऐसा सेट करके रखते हैं, जिससे ट्रैवल के दौरान इस भाप का टेम्परेचर कम ना हो। अब ये भाप
एक टरबाइन में भेजी जाती है, जहां पर हीट और प्रेशर की मदद से ये टरबाइन घूमता है। भाप की हीट और प्रेशर इस पर इतना ज्यादा होता है कि जैसे ही इतनी गर्म भाप ट्यूब से निकलती है, वो बहुत तेजी से इस पर हिट करती है, जिससे ये टरबाइन घूमने लगता है। अब इस टरबाइन पर ये भाप घूमते घूमते ठंडी होने लगती है। तो टरबाइन का जो पहला भाग होता है उसे हाई प्रेशर टरबाइन कहते हैं, और जो सबसे आखिरी का भाग होता है उसे लो प्रेशर टरबाइन कहते हैं। और प्रेशर के बदलने के कारण ये टरबाइन घूमने लगता है, और टरबाइन के घूमने के कारण एक हाईली मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, जिसे एक बड़े जनरेटर में ट्रांसफर करते हैं। और इस जनरेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो उस मैकेनिकल एनर्जी के कारण डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे उसमें बिजली जनरेट होने लगती है, जिसके बाद उसे एक बड़े स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से आगे के सब स्टेशन पर भेज दिया जाता है। और ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर बिजली को हाई वोल्टेज पर भेजते हैं, ताकि ट्रेवल के दौरान बिजली की पावर का लॉस ना हो। अब इस बात को हम यूं समझते हैं, जैसे हमारे घरों के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, जो ज्यादातर 220 या 240 वॉट बिजली हमारे घरों तक पहुंचाते हैं। जबकि इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को उन्हीं स्टेप अप ट्रांसफार्मर से बिजली सप्लाई करी जाती है, जो कि 1.2 kV बिजली सप्लाई करते हैं, और इसी तरह हमारे घरों तक ये बिजली आती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जहां पर भी ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं वहां के आसपास के एरिया में बिजली नहीं दी जाती है, क्योंकि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली भेजते हैं। बिजली बनाने से लेकर बिजली सप्लाई करने के बाद तक प्लांट में अभी भी एक प्रोसेस बाकी होता है, वो है कि भाप को फिर से ठंडा करके पानी में बदलना। और इसके लिए कूलिंग टावर अलग से लगे होते हैं, जो पानी और भाप को ठंडा करने में मदद करते हैं। और आपने कहीं ना कहीं इन टावर को देखा ही होगा, जिसे देखकर लोग बिजली प्लांट का अंदाजा लगाते हैं, लेकिन असल में वो सबसे बाद का प्रोसेस होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि बिजली कैसे और कितनी मुश्किलों से बनकर हमारे घरों तक आती है। और बिजली के बनने के प्रोसेस को जानकर कोल क्राइसिस के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं होता है, और जब बात हमारी सुविधा की हो तो और नहीं। तो इसीलिए दोस्तों, बिजली का यूज करने के साथ साथ बिजली को सेव करना भी ना भूलें, जिससे हमारी प्राकृतिक संपत्ति को कम से कम नुकसान पहुंचे। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपसे अलविदा लेने का। मैं आपसे मिलता हूं किसी नई जगह और नई नॉलेज के साथ। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस जानकारी और मैसेज को शेयर जरूर करें।